बीजेपी का हिंदी पर जोर, पूरा फोकस 2023 की ओर। नब्ज पकड़ने में बीजेपी माहिर। क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी फिर? एक बार फिर बीजेपी मिशन पर है और ये मिशन है हिंदी। जी हाँ, हिंदी बेल्ट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने बीजेपी ने हिंदी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हो गई है। एमपी में अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी होगी, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ देश के एजुकेशन सिस्टम में भी प्रवेश कर लिया है और आने वाली पीढ़ियों में विचार के स्तर पर भी पैठ बनाने की तैयारी है। एमपी में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की पहल भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। हमारे सभी मेडिकल छात्र, हमारे सभी डॉक्टर्स और अस्पताल में जो मरीज हैं उनके परिजन मिलकर धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का उद्देश्य हमारा यही है कि हम मध्य प्रदेश को स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाएं। बीजेपी का हिंदी पर फोकस किसी न किसी प्लान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हिंदी को लेकर कांग्रेस का नजरिया अलग है। वो बीजेपी पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। हम रोज देखते हैं इलाज के अभाव में लोगों की मौत हो रही, उस पर काम नहीं करेंगे, हिंदी में पढ़ाई कराएंगे। अरे 2016 के अंदर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में चालू करी थी अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय से। क्या हुआ? कोर्स बंद करना पड़ा, दाखिला बच्चों ने नहीं लिया, स्टूडेंट नहीं मिले। आपने 2015 के हिंदी सम्मेलन, जो 10वां हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें तमाम घोषणाएं करी थी जो आज तक पूरी नहीं हुई। मुद्दों से भटकाने में माहिर। बीजेपी जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर है। यही वजह है कि राम और शिव की भक्ति के बाद अब हिंदी पर बीजेपी का जोर दिख रहा है। हालांकि इसकी भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां एजुकेशन सिस्टम के सामने भी हैं और उन युवाओं के सामने भी जो 21वीं सदी में सिर्फ हिंदी पर निर्भर है। प्रदेश में अगले साल चुनाव है। ऐसे में बीजेपी का मिशन हिंदी क्या जीत की गारंटी बनेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का मिशन हिंदी। भारत विविधताओं का देश है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विविधताओं के साथ भाषा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमाम वो राज्य जिनकी एक मातृभाषा जो रही वहाँ के रहने वालों की, उसके आधार पर तय हुआ। और जो 50 के दशक के बाद से लेकर आप ये माने मोटे तौर पर 80 के दशक तक दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी का विरोध एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और तमिलनाडु उसमें सबसे अगुआ राज्य रहा जहां हिंदी विरोध को लेकर बड़े बड़े घटनाक्रम भी हुए। यहाँ तक कि सेल्फ इमोलेशन, आत्मदाह जैसी घटनाएं भी वहाँ सामने आई कि हम पर हिंदी न थोपी जाए। हिंदी भाषी राज्य अंग्रेज़ी से संघर्ष करते रहे और कुछ विकसित राज्यों को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में यह परेशानी हमेशा से रही। पब्लिक स्कूल में पढ़ाने के बाद भी बच्चे को कि गुरु ना हिंदी ठीक है ना अंग्रेजी ठीक है, अब क्या करें, ये प्रॉब्लम चलती रही। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, पढ़ाया तो आपने सबसे महंगे स्कूल में, लेकिन घर में चूंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है बच्चे को जहाँ अंग्रेज़ी पूरे समय बोली जाती है, वो बच्चे को कमज़ोर करता गया। इसलिए भाषा हमेशा एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है और आज भी ये बात होती है कि जब भी ये बात उठती है कि आप 5 सितारा 7 सितारा होटल में जाते हैं जहाँ अंग्रेज़ी बरस रही होती है, तो वहाँ आप नफीस अंग्रेज़ी बोलने वाले वेटर से भी झिझकते हैं एक गिलास पानी मांगने में, क्योंकि वो जिस वेस्टर्न एक्सेंट से अंग्रेज़ी बोलता है, व्हाट कैन आई हेल्प यू सर, तो आपको लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुसीबत हो गई यार, ये तो कुछ कहीं बेइज्जती ना हो जाए, इज्जत ना खराब हो जाए जिसको हम लोग कहते हैं। और यही वजह है कि भाषा को लेकर नाना प्रकार की चीज़ें नहीं हैं, बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ रहे। तो
आज भाषा पर इस लिहाज से बात है कि क्या बीजेपी ने फिर इसको हिंदी भाषी राज्यों के सेंटिमेंट को समझकर हिंदी का एक बड़ा मसला भी उठाया है, जो अपनी जगह एक संवेदनशील मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ एक पॉलिटिकल टूल भी हो सकता है। चलिए इसी पर बात करेंगे। जो 3 सवाल जो देख लीजिए जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत घूमेगी, फिर मेहमानों का परिचय। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी मिशन हिंदी के जरिए अपनी लाइन पर आगे बढ़ रही है? सवाल नंबर 2, क्या हिंदी बेल्ट को साधने बीजेपी ने हिंदी को जरिया बनाया है? सवाल नंबर 3, क्या बीजेपी का हिंदी मिशन कांग्रेस के लिए 2023 में चुनौती बनेगा? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये बातचीत रहेगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, हिंदी के अनुगामी हैं, हिंदी पत्रकारिता के हम सफ़र रहे हैं और पत्रकारिता से राजनीति के सफ़र में हिंदी उनकी भी बहुत प्रिय साथी रही है। बहुत स्वागत है उनका। अब्बास हफीज़ साहब हैं, जो हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों में समान अधिकार रखते हैं और ज़ाहिर तौर पर हिंदी जो है वो उनकी भी बहुत प्रिय ज़ुबान है। मनोज सैनी साहब हैं, जिनकी ज़ुबान भी हिंदी है, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्रेम से। और मैं खाकसार जो आपसे रूबरू हूँ, उसकी ज़ुबान भी मातृभाषा हिंदी है और वो भी हिंदी से बहुत प्रेम करता है। और ये कहने में भी संकोच नहीं कि अंग्रेज़ी में थोड़ा मामला तंग रहता है, लेकिन काम चल जाता है ऊपर वाले की दया से और आपकी मोहब्बत से। अटकता नहीं है, निकल जाते हैं, मतलब फंसते नहीं हैं एकदम। जैसा गांधी जी कहते थे कि लैंग्वेज कम्युनिकेटिव होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत अपन भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, बाकी ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मनोज जी, हिंदी क्या एक पॉलिटिकल टूल भी है बीजेपी के लिए अब, और एक सेंसिटिव इशू तो है ही उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के, हिंदी पट्टी के, काऊ बेल्ट के नौजवानों के लिए? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब किसी लाइन को अपनी आगे बढ़ाती है तो उसके पीछे एक रणनीतिक तौर पर तैयारी होती है। और ये ऐसे दौर में शुरू हो रहा है तो चुनाव की चर्चा भी होगी, 23 की चर्चा होगी, 24 की चर्चा होगी, पर आप इसको थोड़ा हम दूसरे तरीके से समझना चाहेंगे कि हिंदी, हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती भी रही है, पर अब एक ही लाइन है। आप देखिए, धारा 370 खत्म हो गई, राम मंदिर बनने जा रहा है जिसका 24 में शायद दिखाई भी देगा। बाकी जो मुद्दे हैं वो धीरे धीरे कर हिंदी एक ऐसा अभियान जरूर है जिसको लेकर शिवराज जी भी बात करते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस भाषा को आगे बढ़ाया है। पर अब 70% युवा, उसको कैसे छोड़ सकते हैं? 70% युवा है जो SC ST का है, OBC का है, या फिर अन्य ऐसे गरीब वर्ग का है, जिसको कैसा जोड़ा जाए, तो इससे बेहतर शायद कुछ नहीं है। इसीलिए हिंदी की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने जा रही है। उसके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जहाँ जिन राज्यों की जो भाषाएं बोली जाती है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी नज़र आए। जैसे गुजरात में शायद गुजराती में मेडिकल में बच्चे करते नज़र आएंगे, यदि तमिल है तो तमिल में। ऐसी भी एक तैयारी है बीजेपी की। तो बहुत रणनीतिक तौर पर 70% युवाओं को अपने साथ लाना है। साथ ही हिंदी भाषी वो 70% लोग जो कम से कम हिंदी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तो अभी सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश की बात करें जो हिंदी भाषी राज्य, गुजरात की बात करें, तो लगता है बीजेपी को एक बड़ा फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसको राजनीतिक तौर पर भी देखा जाना चाहिए, लेकिन लंबी मांग जो संघ की रही हो या फिर बीजेपी की, उस लाइन को भी बड़ा करने में। जो नारा, जैसा आपने भी कहा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तो एजेंडा में हिंदी रही ही है कहीं ना कहीं आरंभ से। अब्बास हफीज़ साहब क्या सोचते हैं? फिर मैं मुकम्मल जवाब के लिए, पूरे उत्तर के लिए यशपाल जी की तरफ रुख करूंगा। जी, कोई भी चीज़ अगर शिक्षा के संबंध में हो तो उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए, ये बेहतर होगा। और अगर अच्छी मंशा है और ऐसे जो छात्र हैं जिनको हिंदी भाषा के अलावा नहीं आता अंग्रेज़ी वगैरह, तो उनके लिए बहुत अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन अगर राजनीतिकरण के लिए ही और राजनीतिक फ़ायदों के लिए आगे बढ़ा जा रहा है तो फिर एक आगे बहुत सारी ऐसी परेशानियां और चुनौतियां हैं जिसके लिए तैयार होना चाहिए। जिसके लिए तैयार इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर कोई हिंदी में ही MBBS करेगा तो उसकी नौकरियों का क्या होगा, क्या दायरा रहेगा, क्या हिंदी बेल्ट के बाहर उसको नौकरी मिलेगी? जो दूसरे राज्य हैं जहाँ पर लोकल डायलेक्ट अलग हैं, लोकल क्षेत्रीय भाषा अलग है,
वहाँ जहाँ पे आज अंग्रेज़ी के डॉक्टर्स काम करते हैं। फिर शायद इसके बाद एक मांग उठेगी कि जो हिंदी भाषी डॉक्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश और जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं इसमें आरक्षण भी दिया जाए, प्राथमिकता इनको मिले ताकि इनका कहीं शोषण नहीं हो। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर उसके आगे आने वाली चुनौतियों को सामने रख के उसका समाधान अभी से करके किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हों, सरकार हो, उसको शायद इससे ज़रूरी इस वक्त ये है कि जो चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह के हमारे चिकित्सालय हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनके हम तस्वीरें देखते हैं आए दिन, शायद उस वजह से इस तरह का कदम उठाया हो जो मैं मानता हूं कि नहीं करना चाहिए, कि आए दिन एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से कोई ठेले पे कहीं अपने परिजन को ले जाता हुआ दिखा है, कहीं पर ज़मीन के ऊपर लिटा के ड्रिप लगाता हुआ दिखा है। इन खबरों ने चौंका दिया और अंदर से हमें हिला दिया। तो क्या वो चीज़ें सही करना प्राथमिकता होनी चाहिए थी? क्या उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए, या उस पर बात नहीं करेगी सरकार? जो जनता की ज़िंदगियों से जुड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा भी ज़रूरी होगा, लेकिन शायद प्राथमिकताएँ तय करनी पड़ेंगी। क्या प्राथमिकता हो सकती है? और कोई भी व्यक्ति हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी का विरोध कर ही नहीं सकता है। क्यों करेगा? ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी। हम सब हिंदी भाषी लोग हैं, हम सब हिंदी बेल्ट से आते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता शायद स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं का चरमराना से उनको हटाना होना चाहिए, और वो हमें करना चाहिए। वो आपकी बात से जितना मैं समझ पाया, आप हिंदी में पाठ्यक्रम के विरोध में नहीं हैं, और आप ये मानते हैं कि हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग और इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये भी आपका उसके साथ एड ऑन है कि हेल्थ सर्विसेज मुकम्मल होंगी, दुरुस्त होंगी, बेहतर होंगी, तो ये उद्देश्य और प्रभावी होगा। नहीं तो कई चुनौतियां भी खड़ी होंगी। और आपने एक चिंता ये भी जताई है कि मध्य प्रदेश के बाहर काम करने वाला अगर कोई चिकित्सक है और उसकी हिंदी में पढ़ाई हुई है और उसकी पोस्टिंग केरल या तमिलनाडु में होती है, या वो जाता है किसी कारण से या विदेश जाता है, तो उसकी स्थितियां क्या बनेंगी? उसको जाने का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा। यशपाल जी, आपने सुनी बात पूरी। हमारे मनोज सैनी साहब, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, वरिष्ठ पत्रकार, और अब्बास हफीज साहब की भी आपका इन सारा बिंदुवार सिलसिलेवार क्या जवाब है? देखिए शरद जी, इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। निर्णय स्वागत योग्य है कि हम सब हिंदी के पक्षधर हैं, और हिंदी ने जिस प्रकार से हमारी अपनी मातृभाषा है, और स्वयं अब्बास जी ने इस निर्णय का स्वागत भी कर दिया, और आने वाली चुनौतियों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं रेखांकित किया है। देखिए शरद भाई, कोई भी कार्य प्रारंभ होता है तो सामने चुनौतियां तो खड़ी रहती है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश हिंदी भाषी हमारा राज्य है और इस पर एक बड़ा निर्णय किया है, तो वास्तव में स्वागत योग्य है। हमारे मेडिकल के छात्र यदि हिंदी में पढ़ करके निकलेंगे तो उनको अवसर भी मिलेंगे, और जो एक झिझक होती है, जिस प्रकार से भी आपने अपने वक्तव्य में दिया, तो वो झिझक भी दूर होगी, और मैं समझता हूँ कि कठिनाई नहीं होगी। देखिए कई बीमारियों के नाम अगर हम देखेंगे तो सामान्य रूप से अंग्रेजी में भी बोले जाते हैं, उसका हिंदी रूपांतर भी है। जैसे डायबिटीज, अगर डायबिटीज हम बोलते हैं तो उसका ब्रैकेट में करके हम उसको मधुमेह भी बोलते हैं। जिससे जॉइंटिस है तो हम उसको पीलिया रोग भी बोलते हैं। तो सारी चीजें अपने आप में निर्धारित है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी इसको स्वीकार किया, और हिंदी भाषी हमारे मध्य प्रदेश में अगर इसको लागू करने का निर्णय किया है, तो निर्णय तो स्वागत योग्य होना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने प्रांत की जो मुख्य भाषा है, मूल भाषा है, उसको ताकत और वजन देने का काम कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत हमने की। और देखिए शरद जी, जैसा आज आपने डिबेट में मेरे को विषय दिया है, विषय मिला है मुझको आपकी ओर से, तो मैंने भी कुछ ढूंढने की, खोजने की कोशिश करी है। 30 से अधिक देशों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई होती है, जैसी मेरी अपनी जानकारी है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर मध्य प्रदेश ने निर्णय किया तो ये स्वागत योग्य। और कमोबेश बीमारियों के नाम तो सब दूर एक सरी के होते हैं, उपचार भी लगभग एक सरी का होता है। और शरद जी देखिए, हम देखते हैं कि चिकित्सक यदि प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई लिखता है, तो वो अंग्रेजी में होता है, और उसके बाद हम दवाई की दुकान पे जाते हैं शरद जी, तो दुकान वाला एक पर्ची बना के देता है, एक लिफाफा बना कर देता है, और उस पर टैग भी लगाता है। तो उस पर गोली सुबह, दोपहर, शाम लिखता है, खाना खाने के बाद लिखता है, खाने से पहले लिखता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था, सुविधा जब लागू होगी तो उस प्रिस्क्रिप्शन वाले पर्चे में ही मरीज को ये बात मालूम पड़ जाएगी कि ये दवाई मुझे सुबह लेना है, दोपहर को लेना है, खाली पेट लेना है, भरी पेट लेना है। अब अभी 1BD लिखता है, SOS लिखता है, TDS लिखता है। तो ये सारी चीजें उस मरीज के परिजनों को, जो हिंदी भाषी, उसको समझ में नहीं आता है। सारी चीजें शरद जी आगे चल करके स्पष्ट होगी, क्लियर होगी। जी,
बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बड़े सवाल भी हैं यशपाल जी, जैसा आप और हम भी जानते हैं। उनकी तरफ भी तवज्जो होना चाहिए और आगे हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। पहल स्वागत योग्य है, कोई इसकी मुखालिफत, इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि हिंदी हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल ने बहुत पहले ये बात कही थी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। निश्चित तौर पर हिंदी, लेकिन इसका कमर्शियली जितना प्रयोग हमको बढ़ाना होगा। एक छोटा उदाहरण आप सभी के सामने रखता हूँ। आज जो हॉलीवुड की फिल्में और OTT कंटेंट जो हिंदी में अनुदित हो रहा है, वो उसके पीछे कहीं कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं है, लेकिन वो इतना बढ़िया काम हो रहा है ट्रांसलेशन का कि आप देखेंगे कि लिप मिलाना बहुत कठिन काम है, कि अंग्रेजी में बोला गया थैंक यू, लेकिन आप कह रहे शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरह से मिलाया गया है। तो ये जो हिंदी का प्रयोग है, हिंदी जितनी व्यावसायिकता की तरफ बढ़ेगी, इसीलिए वो पूरी दुनिया में छाएगी तभी जब हम अपनी ताकत को व्यावसायिक तौर पर भी बहुत बढ़ाएंगे। मनोज जी, पॉलिटिकल मसले की तरफ मैं फिर आता हूं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, निश्चित तौर पर उत्तर भारत की करीब करीब 230-240 के करीब लोकसभा सीटें आती हैं और ये बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है इन सभी दो चुनावों में, 2014 में, 2019 में। और कांग्रेस सहित तमाम जो दल जो बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश में जुटे हैं, उन सबको एक बड़ा डेंट लगता है उत्तर भारत की इस पूरी पट्टी में। ये एक बड़ा कारण है। तो यहाँ आपको लगता है, चाहे राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, इन तमाम राज्यों में, उत्तराखंड को भी शामिल कर लीजिए आप, इन तमाम राज्यों में, हिमाचल प्रदेश भी ले लीजिए, हिंदी एक बड़ा विषय है, क्योंकि इन सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है और यहाँ का युवा, यहाँ का व्यवसायी वर्ग कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी से थोड़ा खौफ भी खाता है और उसको ऐसा भी लगता है कि अंग्रेज़दान लोगों के कुछ ज़्यादा। तो ये एक पॉलिटिकल इशू में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, इसको ज़रा समझाइए। देखिए सर जी, आपने भी कहा कि बाजारवाद का भी समय, यदि हम आज की इंडस्ट्री को देखें या बाकी जो अन्य विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है, तो वो भी बड़े रोचक तरीके से सोशल मीडिया पर सक्रिय, और जिस तरह से उनका बिजनेस मिला, तो बिजनेस में आप देखिए आजकल नियुक्तियां भी हो रही है। तो हिंदी को उन्होंने भी समझा, ऐसा नहीं है कि हिंदी का महत्व नहीं, लेकिन हिंदी का महत्व सोशल मीडिया के बाद आने से ज़्यादा बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी सोशल मीडिया को समझा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करती है, वो बहुत समय नहीं लगता उसको। यदि आप इंग्लिश में लिखेंगे तो जो सामान्य व्यक्ति है गांव का, वो उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन जैसे ही आप हिंदी में उसको पहुंचाएंगे उस अपनी बात को, तो वो तत्काल समझ जाएगा कि क्या कहना चाहते। और इसी नब्ज को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है। आप जिस डॉक्टर, हम जिस बात कर रहे हैं कि मेडिकल जो संचालक है उन्होंने और पकड़ा, बहुत पकड़ा है। वो हिंदी में, दादा सुबह खाइयो ये शाम को लइयो, नीली वाली जो है नीले रैपर में, इसको शाम को लेना, और नहीं लिख दूं क्या, वो पर्चे पे मोटे मोटे शब्दों में लिख भी देता। और अब तो लिखने की उसको अनुमति भी मिल गई, तो बड़ी आसानी से लिख पाएगा। तो ये बीजेपी की बड़ी रणनीतिक तौर पर तैयारी। और आप ये जो मेडिकल की तैयारी हो रही, जैसा अब्बास जी कह रहे थे कि आगे चलकर क्या चिंता होगी, तो हमें लग रहा है कि 3 डॉक्टर लेकर अमित शाह यहाँ पहुंचे थे। अब वो बात अलग है, वो पर्दे के पीछे की खबर है कि उनके साथ बैठे भी, उन्होंने उसको समझा भी कि हम यदि देश में अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर जाते तो इस पर कैसे काम करेगा। उसमें बाकी लोग नहीं थे, अधिकारियों से वो बात कर रहे थे। तो बहुत ही गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी इस नब्ज को पकड़ने वाली, और अगली जो तैयारी है 23-24 की, वो हिंदी से ही होने वाली, क्योंकि ये राज्य कमजोर हो रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ दिखाई देगी। तो अब नया क्या है, नया हिंदी से हिंदुस्तानियों को जोड़ना अपने साथ। ये तो मानना पड़ेगा, आप भी भले यहाँ ना दाद दें, लेकिन मन ही मन तो सोचते होंगे कि बीजेपी विषय चुनने में बड़ी ही एक सलाहियत, एक काबिलियत, एक प्रवीणता, एक मेरिट स्पिरिट हमेशा अपने साथ रखती है। तमाम उसने अपने एजेंडा के अहम विषय जो हिंदू पट्टी में, ख़ासतौर से हिंदी बोलने वाली पट्टी में बड़े विषय थे, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या फिर आप कश्मीर को भी रख सकते हैं उसमें। और अब ये भाषा का भी जो एक विषय, अगर मैं इसको राजनीतिक तौर पर देखूं, हालांकि ये उससे अलग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, लेकिन आपके जहन में, पार्टी के जहन में तो होगा कि विषय आपको हमेशा कुछ ऐसे भी चुनने पड़ते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग भी रहें और कहीं एक इमोटिव इशू के तौर पर इलेक्शन पर भी असर डालें। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि स्टेट का इंटरेस्ट और पार्टी का इंटरेस्ट, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, और किस पे कौन पार्टी काम करती है जनता अच्छे से जानती है। आज की तारीख के अंदर जनता क्या चाहती है वो जनता जानती है, और हम आप जानते हैं, सब जानते हैं। जनता अच्छा इलाज चाहती है,
अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहती है। ध्यान भटकाने के लिए अगर जनता को इधर उधर ध्यान में लगाया जा रहा है, जनता इसको अच्छे से समझती है, बहुत जागरूक जनता है। आज जनता को क्या अधिकार नहीं है कि उसको सरकारी अस्पतालों के अंदर फ्री में अच्छा इलाज मिले, चाहे किसी भी वर्ग से वो आता हो, किसी भी फाइनेंशियल वर्ग से वो आता हो, लेकिन क्या उसको मिल पा रहा है? क्या आज मध्य प्रदेश की जनता मजबूर नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के महंगे महंगे बिल देने के लिए? क्या आज जनता मजबूर नहीं है कि उनकी डेड बॉडीज़ तक उनको नहीं मिल पाती हैं जब तक वो बिल नहीं चुका दें? ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आती रहती हैं। ये नाकामी जो है उसको छिपाने के लिए अगर किया जाएगा तो उसका उद्देश्य जो है वो करप्ट हो जाता है। उद्देश्य अच्छा होता है, भले ही सरकार 18-20 साल के बाद आखिरी चुनाव के साल के अंदर ये मुद्दा लेकर आए तो जनता भी समझती है कि ये मुद्दा किस लिए है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या होगा? आज कितनी एक रिपोर्ट के हिसाब से तो बहुत सारे बच्चे मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर जो अंग्रेज़ी माध्यम है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसमें तो बहुत कम बच्चे बचते हैं। उनके लिए क्या मोटिवेट करने के लिए नीचे क्या है? क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी हिंदी की अनिवार्यता करवाएंगे या ऑप्शनल छोड़वाएंगे? ऊपर केंद्र सरकार से बातचीत से तो ये तो आगे के विषय हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर जनता की आज प्राथमिकता है कि उसको मुफ्त में इलाज मिले, उसको अच्छा इलाज मिले और उसको अपने परिजनों को ठेलों के ऊपर और जेसीबी की मशीन के अंदर रख के और साइकिल के ऊपर नहीं ले जाना पड़े, उसको वो सेवाएं उसके घर तक मिलें। ये चर्चा का विषय है। यशपाल जी, कांग्रेस का बार बार जोर ये है कि उसका आरोप है कि बीजेपी एक आई वॉश के तौर पर ऐसे मुद्दे उछालती है। ये कांग्रेस का आरोप है कि आप कहीं कहीं मूल मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए आप इन विषयों को सतह पर लेकर आते हैं और जनता का थोड़ा सा ध्यान या खासा ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। इस पर भी जवाब दीजिए और इसकी उपयोगिता को और ताकत से स्पष्ट करने की कोशिश भी कीजिए। जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि के रूप में सरकारों का नेतृत्व कभी भी ध्यान भटकाने का काम नहीं करे। कांग्रेस तो खुद ही भटकी पड़ी है। हम तो हमारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, तय एजेंडे के साथ तय करते हैं और ये निर्णय, हमारे निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये कोई परिवारवाद नहीं है, ये कोई वंशवाद नहीं है। हमारा निर्णय सामूहिक निर्णय होता है, अद्यतन अध्ययन करने के साथ निर्णय होता है। और अभी अब्बासी जी जिन दृश्यों को उद्धृत कर रहे थे कि कहीं जेसीबी में डेड बॉडी आई जाती है, कहीं एम्बुलेंस नहीं होती है, श्रृंखलाबद्ध 108 की व्यवस्था हो रही है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गांव गांव में कार्ड पहुंच गए हैं। अकेले मेरे मंदसौर जिले में 6 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन गए, उसका लाभ भी हो रहा है। आप कितने भी आलोचना कर लें आपात भी, लोग आज भी सरकारी अस्पतालों के प्रति और सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति कहीं न कहीं विश्वास रखते हैं। आज मैं सुबह मंदसौर के जिला चिकित्सालय में था। आज मेरे चिकित्सकों से पूछा कितना ओपीडी आ रहा है। 1,500 प्रतिदिन ओपीडी में हमारे मरीज मंदसौर जैसे छोटे से शहर में आ रहे हैं। हमारी व्यवस्था है छिन्न भिन्न नहीं हुई है। आपको जमाना याद दिला दूंगा आपास भी, जब मरीजों के परिजनों से कहा जाता था पट्टी लाओ, दवाई लाओ, स्पीड लाओ, टेबल नहीं होती थी, कुर्सी नहीं होती थी, खटमल होते थे, मच्छर होते थे, चूहे दौड़ते थे। आज आप देखिए कोरोना जैसी जंग को हमने जीता है और अच्छे अच्छे ख्यातनाम देश को हमने पीछे छोड़ा है। हमने अपनी स्वदेशी वैक्सीन बनाई है। ये चीजें आपको नहीं दिखेगी। आप आलोचनात्मक रूप से एक दो अपवाद कहीं आ जाते हैं, आप उसी की रट लगा लेते हैं। अरे जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके बारे में भी तो बताओ। आपके जमाने में शरद भाई में स्वदेशी वैक्सीन, जब कांग्रेस के जमाने में, अब्बास भाई, कांग्रेस के जमाने में पोस्टमार्टम खुले में होते थे, इंसान को चीरा जाता था सरेआम हार्ट के मैदान के पास में। हमने आज इतनी तरक्की और उन्नति करी कि रात भर हमारे ऑपरेशन थिएटर चलते हैं। शरद भाई, इनको भी तो आप रेखांकित करो। अब्बास भाई, व्यवस्थाएं तो सुधरी है, चाक चौबंद हुई है। आपको वही जमाना याद आ रहा दिग्विजय सिंह जी के काल। सोदिया जी, आप जो जिक्र कर रहे हैं ये अटल जी की सरकार का भी है या पटवा जी की सरकार का भी है। हम शून्य से होकर आए हैं। एक लंबा सफर इस देश ने तय किया है, एक लंबा सफर इस देश ने तय किया है और आज यहाँ तरक्की पे खड़े हैं। स्वदेशी वैक्सीन के ऊपर क्या मुझे लगता है आपने भी लगवाई होगी स्वदेशी वैक्सीन। चलिए सर, मैं वाइंड अप करूंगा। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की। आप शून्य पे थे, आप शून्य पे ही रह गए, हमने शिखर पर पहुंचाने का काम किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी का उपयोग निश्चित तौर पर होना चाहिए और हिंदी को कोई रोक नहीं सकता है अब, क्योंकि हिंदी उस हिंदुस्तान की, उस भारत की भाषा है जिसको मोटे तौर पर अगर आप एक आंकड़ा भी देखें तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या है। मैं जो रफली जो मेरे पास फिगर है वो 50 करोड़ से ऊपर का है
और पूरे दुनिया का अगर हम यह आंकड़ा बना लें तो हम एक बहुत ताकतवर भाषा है। ज़रूरत किस बात की है, जैसा मैं एक नेशनल न्यूज़ एजेंसी में जब बतौर प्रशिक्षु पत्रकार मैंने काम शुरू किया तो वहाँ हिंदी ट्रांसलेशन, अंग्रेज़ी से हिंदी ट्रांसलेशन के दौरान जिस डिक्शनरी से मुझे कंसल्ट करने का परामर्श मिला वो फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी थी, जो एक अहिंदी भाषी व्यक्ति थे, विदेशी व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने इतनी सुंदर हिंदी की डिक्शनरी बनाई, ये भी एक खूबसूरती है। लेकिन आज हिंदी को एक आधुनिक भाषा बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और यशपाल जी बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत सक्षम बीजेपी के लीडर हैं। ये बात उन तक, सरकार तक उनके ज़रिए पहुंचनी चाहिए कि हमें पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद की आईटी कंपनी से बात करके हिंदी का एक बहुत ताकतवर गूगल की तरह एक सर्च इंजन बनाना चाहिए। हमें हिंदी ट्रांसलेशन की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। हमारे पाठ्यक्रम की भाषा हिंदी में दुनिया भर के लिंग्विस्टिक के भाषा विज्ञानी जो हैं उनसे हमें परामर्श के बाद हिंदी में अनुवाद कराना चाहिए, अलग अलग अंग्रेज़ी के जो पाठ्यक्रम हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के। और इसी के साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा गूगल में भी जाता है और वो हिंदी में फ्लुएंट है, क्योंकि अब भाषा समर्थन, अब भाषा कोई पंगा नहीं है सर, आपका मोबाइल ट्रांसलेट कर देता है 2 मिनट में। आप हिंदी में एप्लीकेशन लिखिए और लिख दीजिए उसमें कि ट्रांसलेट, खट्ट से आपके सामने पूरा ट्रांसलेशन आ जाता है। अब पंगा नहीं है लैंग्वेज का। और गूगल भी कोई ऐसा नहीं कि भारत का समर्थक है, वो सिर्फ हिंदी की ताकत को देखकर ये सुविधा प्रोवाइड कर रहा है, तो हिंदी को कोई रोक नहीं सकता। ये सही बात है कि बीजेपी ने जो कदम उठाया है वो बहुत बेहतर है और उसके राजनीतिक निहितार्थों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पहल अगर राजनीतिक निहितार्थों के साथ भी अच्छी होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, झीरम कांड के पीछे कौन। नमस्कार।